नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने मिलेट्स के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। जलवायु वित्त पर स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने यूएनएफसीसीसी के COP 28 में जलवायु वित्त पर रिपोर्ट जारी की। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2,23,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित यूएनएफसीसीसी के COP 28 में वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी ने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की और वियना में आयोजित इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक में इंटरपोल की शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने मिलेट्स के लिए यानी कि मोटे अनाज के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC ने मिलेट्स पर वैश्विक मानकों के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन मानकों में रागी, सावा, कोदो मिलेट, चीना और कुटकी के लिए मानकों को समूह मानक के रूप में शामिल किया गया है। ये समूह मानक खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने निर्धारित किए हैं। ये मानक 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा जैसे 8 गुणवत्ता आधारित मापदंड निर्धारित करते हैं। मानक निर्धारण संबंधी ये पहल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के आयोजन के अनुरूप है। भारत ने मिलेट्स के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी वैश्विक मानक संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मिलेट्स छोटी और गोल बीजों वाली वार्षिक रूप से उगाई जाने वाली घासों के सामूहिक समूह है। इन्हें मुख्य तौर पर समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उगाया जाता है। इन्हें पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मानव शरीर की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक अधिकतर पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारण निकाय है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन ने संयुक्त रूप से की थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। भारत सहित 189 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस CAC द्वारा अपनाए गए मानकों, दिशा निर्देशों और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस का एक संग्रह है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस को फूड कोड भी कहा जाता है। कोडेक्स मानक स्वैच्छिक है। WTO का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों के उपयोग पर समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार विवाद निपटान के लिए कोडेक्स मानकों, दिशा निर्देशों एवं सिफारिशों को मान्यता देता है। WTO का SPS 3 अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण संगठनों को मान्यता देता है। इन संगठनों को 3 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है। ये संगठन है खाद्य संरक्षा के लिए कोडेक्स, पादप स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण अभिसमय, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। जलवायु वित्त पर स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने UNFCCC के COP 28 में जलवायु वित्त पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक जलवायु वित्त की प्रति प्रतिबद्ध राशि पिछले दशक की तुलना में 3 गुना से ज्यादा हो गई है। हालांकि ये आवश्यक राशि की तुलना में अभी भी बहुत कम है। जलवायु वित्त की आपूर्ति विकसित अर्थव्यवस्थाओं और चीन में केंद्रित है। साथ ही जलवायु वित्त का ध्यान अनुकूलन की बजाय शमन पर ज्यादा है। ऋण जलवायु वित्त का प्रमुख रूप है और अधिकतर धनराशि उसी देश के भीतर रह जाती है जहां से उसे जारी किया जाता है। जलवायु वित्त के मापन और वितरण में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एकीकृत जलवायु वित्त ढांचे की जरूरत है। इसमें वित्त के 4 स्रोत भी शामिल होंगे। एक है घरेलू सार्वजनिक संसाधन। इन्हें कर राजस्व को बढ़ाकर, हानिकारक सब्सिडी को समाप्त करके और कार्बन टैक्स को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र से वित्त, ये उभरते बाजारों और विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 15 गुना से ज्यादा करने की जरूरत है। इसके अलावा है बहुपक्षीय विकास बैंक। 2030 तक समर्थन का स्तर 3 गुना करना होगा। इसके लिए पूंजी और गारंटी के नए स्रोतों तक पहुंच, मजबूत शेयर धारक समर्थन प्राप्त करना आदि आवश्यक कदम होंगे। इसके अलावा रियायती वित्त की अगर हम बात करें तो 2030 तक इसमें 5 गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है। 2030 तक द्विपक्षीय रियायती वित्त की मात्रा को 3 गुना करके विकसित देशों को इस प्रयास का नेतृत्व करना चाहिए। COP
2026 प्रेसिडेंसी ने IHLEG का गठन किया था। IHLEG को UNFCCC पेरिस समझौते के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत विकल्प तैयार करने और सिफारिशें करने का अधिकार प्राप्त है। यूनाइटेड किंगडम ने ग्रीन क्लाइमेट फंड में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2010 में कैनकुन समझौते के तहत स्थापित किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु वित्त कोष है। ये UNFCCC और पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। संयुक्त अरब अमीरात ने अल्टेरा फंड की स्थापना की है, जिसे फिलहाल $30 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा और अन्य जलवायु परियोजनाओं में निवेश करना है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि रक्षा मंत्रालय से है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 2,23,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON को स्वीकृति प्रदान की है। DAC नई नीतियों और पूंजीग्रहण अधिग्रहण संबंधी निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक युद्ध सामग्री आदि की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई है। AON किसी भी सैन्य उपकरण और हार्डवेयर की खरीद की दिशा में पहला कदम है। यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 के अंतर्गत रक्षा अधिग्रहण मानदंड के अधीन है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की जरूरत क्यों है? स्वायत्तता के लिए इसकी जरूरत है। ये भू राजनीतिक मुद्दों पर स्वायत्त निर्णय लेने में मदद करती है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 से 22 के बीच दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था। हथियारों के आयात को कम करने के लिए देश में ही इनके विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा भारत ने 2025 तक $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा से बचाव के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से बचा जा सकता है। वहीं चीन जैसे पड़ोसियों से निपटने और मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने में सहायता के लिए भी स्वदेशीकरण की जरूरत है। लेकिन इसमें चुनौतियां ये हैं, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 19% है। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास की कमी है। भारत अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर है। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन कम होना। भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर GDP का 1% से भी कम खर्च करता है। ये अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी कम है। अन्य चुनौतियां हैं रक्षा क्षेत्र के हितधारकों के बीच तालमेल की कमी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित कई पहले हैं, जैसे कि DAP 2020 बनाई गई है। ये घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX पहल शुरू की गई है। आयुध कारखानों का निगमीकरण किया गया है। रक्षा औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। सिस्टम फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रैंकिंग समर प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि दुबई में चल रहे COP28 से जुड़ी हुई है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहे UNFCCC के COP28 में वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की। GGCI संवाद, सहयोग और नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों और साधनों के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। इसे प्रकृति के पारिस्थितिक रूपांतरण के लिए वैश्विक मंच भी कहा गया है। GGCI ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के सिद्धांतों के अनुरूप है। GGCI का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने के पारंपरिक दृष्टिकोण को बदलना है। इससे हरित प्रयासों को पहचानने और प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। GGCI का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान के तहत वैश्विक तकनीकी जानकारी और अनुभवों को साझा करना, नीति के तहत ग्रीन क्रेडिट संबंधी नीतिगत साधनों को आकार देना, इसके अलावा सहायक कार्यान्वयन के तहत एक साझी मूल्य श्रृंखला बनाना। ये पहल समुदायों, स्वयं सहायता समूहों आदि को कंपनियों या कॉर्पोरेट्स या अन्य हितधारकों से जोड़ेगी। ये सभी एक मार्केट प्लेस के माध्यम से GGCI में भाग ले सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट पहल का लाभ ये है कि इससे ज्ञान साझाकरण होगा, नवोन्मेषी समाधान आएंगे, सामूहिक कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा भागीदार देश पर्यावरणीय समाधान प्रदान करने में वैश्विक नेतृत्व करने का दावा कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट पहल पर्यावरणीय संधारणीयता और संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। साथ ही ये ग्रीन क्रेडिट की पेशकश करके पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करती है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियमावली 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया है। इसकी शासी संरचना के तहत संचालन समिति, प्रशासक के रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद तथा तकनीकी समितियां शामिल होती हैं। COP28 में भारत ने 2028 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन करने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए 3 अभिसमयों में से एक है। अन्य 2 अभिसमय हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1.84 बिलियन लोग सूखे से प्रभावित हैं। इसमें से 85% लोग निम्न या मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई आपदाओं की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु होने की संभावना 14 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि मानव जनित कारणों से बार बार चरम स्तर का सूखा पड़ रहा है। मानव जनित कारणों में भूमि उपयोग में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जल की खपत में वृद्धि शामिल है। इस रिपोर्ट में UNCCD ने 13 लाभांश प्राप्त करने के लिए वैश्विक सूखा लचीलापन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसमें शामिल है भविष्य में होने वाले नुकसान से बचना, जोखिम कम करना, उत्पादकता में वृद्धि करना और नवाचार को बढ़ावा देना तथा कई तरह के सामाजिक और पर्यावरणीय सहलाभों को बढ़ावा देना। वैश्विक सूखा लचीलापन के लिए कई सिफारिशें की गयी, जैसे कि भूमि पुनर्सुधार और सतत प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रकृति के अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाने की जरूरत है, आपदा के लिए तैयार रहने और अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा ज्ञान हस्तांतरण, संसाधन जुटाने आदि की सुविधा के लिए क्षेत्रीय पहलों को समेकित करना चाहिए। इसके लिए वैश्विक और भारत दोनों के स्तर पर कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि वैश्विक स्तर पर UNCCD द्वारा संचालित ड्राउट इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस शुरू किया गया। इसके अलावा भारत के स्तर पर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आदि है। सूखे का प्रभाव ये हुआ कि खाद्य सुरक्षा और अकाल में वृद्धि हुई, विवशता आधारित प्रवासन या प्रजातियों की विलुप्ति हुई, लंबे समय के लिए वनस्पति और कृषि उत्पादकता में कमी आई है। इसके अलावा प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन के समक्ष खतरा हुआ और वनों की कटाई में बढ़ोतरी हुई। वियना में आयोजित इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक में इंटरपोल की शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई। इंटरपोल को गठित हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। इसकी स्थापना विश्व को सुरक्षित जगह बनाने में अलग अलग देशों की पुलिस को मिलकर कार्य करने में मदद करने के लिए की गई थी। इंटरपोल के भारत सहित कुल 196 देश सदस्य हैं। इसके संगठन की अगर हम बात करें तो महासभा नीतिगत, वित्तीय तथा अन्य मुख्य विषयों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च शासी निकाय है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। वहीं महासचिवालय अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संबंधी कार्यों में सदस्य देशों का सहयोग करने के लिए इंटरपोल के दैनिक कार्यों का समन्वय करता है। कार्यकारी समिति की बात करें तो ये समिति महासभा द्वारा निर्वाचित 13 सदस्यों से बनी है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 4 अलग अलग क्षेत्रों के 9 प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, प्रत्येक सदस्य देश में इसका एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो होता है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो NCB की भूमिका निभाता है। ये NCBs इंटरपोल की सभी गतिविधियों का समन्वय करती है। इंटरपोल के मुख्य कार्य हैं 4 वैश्विक अपराधों से निपटने में देशों की मदद करना। ये अपराध हैं आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध तथा वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार रोधी कार्रवाई। ये अपराधों और उनमें संलिप्त अपराधियों के बारे में जानकारियों से संबंधित पुलिस डेटाबेस का प्रबंधन करता है। इन जानकारियों में अपराधियों के नाम, उंगलियों के निशान, नकली पासपोर्ट की जानकारी आदि शामिल होती है। I-24/7 नामक संचार प्रणाली के माध्यम से सदस्य देश ये डेटा रियल टाइम आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। ये विविध मामलों पर अलग अलग रंगों के नोटिस जारी करता है। ये पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। और आइए अब जानते हैं कि इंटरपोल कितने तरह के नोटिस जारी करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड कॉर्नर नोटिस की। रेड कॉर्नर नोटिस तब जारी किया जाता है जब वांटेड व्यक्ति की अवस्थिति का पता लगाना हो या फिर उसे गिरफ्तार करने के लिए। इसके अलावा येलो यानी कि पीला नोटिस जारी किया जाता है गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए। ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए। पर्पल नोटिस जारी किया जाता है अपराधियों द्वारा अपराध करने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। स्पेशल नोटिस उन व्यक्तियों या समूहों के लिए जारी किया जाता है जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगाया है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सेलम कॉन्टैक्ट बाइनरी उपग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिकिनेश के उपग्रह का नाम सेलम रखा है, जिसका मतलब है शांति। सेलम की खोज नासा के लूसी मिशन ने की थी। ये अब तक खोजा गया पहला कॉन्टैक्ट बाइनरी उपग्रह है। कॉन्टैक्ट बाइनरी सिस्टम में 2 खगोलीय पिंड इतने करीब होते हैं कि उनकी सतहें एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। लूसी मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था। ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने
करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। ट्रोजन लघु पिंड है जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। ये ट्रोजन बृहस्पति की कक्षा में 2 असमान समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें एक समूह बृहस्पति से आगे और दूसरा समूह बृहस्पति के पीछे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन 4 हेरिटेज योजना। भारत ने हाइड्रोजन 4 हेरिटेज योजना के कार्यान्वयन के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण के लिए वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसके तहत भारतीय रेलवे ने 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का रेट्रोफिटमेंट करेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का लाभ ये है कि इससे हरित परिवहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। प्रेमचंद्रन कीजोथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। एक अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को दोबारा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। वो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है, विधेयक पर अपनी अनुमति रोकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है या फिर विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अगला टॉपिक है अलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स ACP। जलवायु परिवर्तन पर COP28 में ACP और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने $11 बिलियन जुटाने के लिए साझेदारी की। ये राशि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई में निवेश की जाएगी। IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम वैश्विक बैंक समूह का एक संगठन है। ये विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संगठन है। ये विकासशील देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। ACP एक परोपकारी निवेश संगठन है। इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्था में जलवायु से संबंधित परियोजनाओं और व्यवसायों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। ACP के आरंभिक फोकस क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, कैरिबियन और मध्य अमेरिका, अफ्रीका तथा भारत हैं। इसने साउथ ईस्ट एशिया क्लीन एनर्जी फैसिलिटी की स्थापना की है। अगला टॉपिक है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT 2.0। भारत के प्रधानमंत्री और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से लीड IT के चरण 2 की शुरुआत की है। लीड IT के प्रथम चरण की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की थी, जिसका उद्देश्य 2050 तक भारी उद्योगों से नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये देशों, कंपनियों और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। लीड IT 2.0 कई बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे कि समावेशी और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन, निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों का विकास और हस्तांतरण, विकसित देशों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। भारत और स्वीडन ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की है। ये प्लेटफॉर्म दोनों देशों की सरकारों, उद्योगों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक्स को जोड़ेगा। अगला टॉपिक है एंथ्रोबोट्स। वैज्ञानिकों ने एंथ्रोबोट्स विकसित किए हैं। ये मानव कोशिकाओं से बने छोटे रोबोट हैं। ये क्षतिग्रस्त तंत्रिका उत्तक की मरम्मत करने में सक्षम है। इन्हें आनुवांशिक संशोधनों के बिना वयस्क मानव कोशिकाओं से बनाया जा सकता है। इन्हें आपस में जोड़कर सुपरबॉट बनाया जा सकता है। एंथ्रोबॉट्स का विकास पुनर्योजी चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। पुनर्योजी चिकित्सा मानव शरीर की सामान्य गतिविधियों को पुनर्बहाल करने या स्थापित करने के लिए मानव कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों को बदलने या पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। एंथ्रोबॉट्स जेनोबॉट्स से अलग होते हैं। जेनोबॉट्स मेंढक की भ्रूण स्टेम कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। जेलीफिश। जापान के तट पर जेलीफिश की नई प्रजाति की खोज की गई है। इसके 240 स्पर्शक हैं। इसे सेंट जॉर्ज या पगेसी नाम दिया गया है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता चमकदार लाल रंग का क्रॉस आकार का पेट है।
जेलीफिश अकशेरुकी हैं और फाइलम निडारिया से संबंधित हैं। इनमें मस्तिष्क, हृदय और आंखें नहीं होती हैं। ये डेट्रीटिवोर्स नहीं होते हैं और मछली, झींगा, केकड़े आदि खाते हैं। डेट्रीटिवोर्स ऐसे जीव होते हैं जो विघटित पदार्थों पर जीवित रहते हैं, जैसे कि केंचुआ। ये एक चिकने और थैले जैसे शरीर तथा छोटी और डसने वाली कोशिकाओं से युक्त स्पर्शकों से बने होते हैं। ये पारदर्शी या रंगीन हो सकते हैं। ये जैव संदीप्त यानी बायोल्यूमिनेसेंट हो सकते हैं। अगला टॉपिक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे की मौत हो गई थी। ये उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। ये उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। इसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस उद्यान में एक सींग वाले गेंडों की विश्व में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जलोढ़ घास के मैदानों से लेकर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन तक शामिल हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु हैं हुलूक गिब्बन, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, स्लॉथ बियर आदि। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। वेनेजुएला, इसकी राजधानी कराकस है। वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के बाद भारत 3 साल बाद इस देश से तेल का आयात फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित है। ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। इसकी सीमा उत्तर में कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर से लगती है। इसकी राजनीतिक सीमाएं गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया से लगती हैं। वेनेजुएला का प्रमुख पर्वत है इंडीज पर्वत श्रेणी। यहाँ की नदियां हैं रियो नीग्रो और ओरिनोको नदी। प्रमुख झीलें हैं मराकाइबो झील, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और वेनेजुएला का उच्चतम बिंदु है बोलीवर चोटी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।